नमस्कार। आज हम कक्षा 8 विज्ञान के अध्याय 7 जिसका शीर्षक है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, इसकी गहराई से पड़ताल करेंगे। जी। हमारे पास इस अध्याय के कुछ बहुत ही उपयोगी नोट्स हैं जो परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल। और आज हमारा तरीका थोड़ा अलग होगा। हम इन नोट्स के हर एक बिंदु को, हर एक लाइन को बिल्कुल क्रम से पढ़ेंगे और फिर उसे आसान भाषा में समझेंगे। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे एक शिक्षक क्लास में पढ़ाता है, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट मतलब हर एक बात बिल्कुल साफ हो जाए। हमारा लक्ष्य इन नोट्स में दी गई जानकारी को पूरी तरह से कवर करना है। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अध्याय का परिचय। तो पहला स्लाइड है शीर्षक पृष्ठ। मैं इसे पढ़ती हूँ। अध्याय 7 कक्षा 8 विज्ञान NCERT पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, संपूर्ण अध्याय का सारांश और परीक्षा उपयोगी नोट्स। जी। और यहाँ चित्र में दो हिस्से दिखाए गए हैं। एक तरफ देखें तो हरा भरा घना जंगल है, जहाँ सूरज की रोशनी छनकर आ रही है, जो एक स्वस्थ पर्यावरण को दिखाता है। बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ वही जगह सूखी बंजर है, जहाँ पेड़ कटे हुए पड़े हैं और जमीन में दरारें दिख रही हैं। ये तो काफी दुखद है। बिल्कुल। और ये चित्र हमें इस अध्याय का मुख्य विषय बताता है कि कैसे हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं और हमें उन्हें बचाने की जरूरत क्यों है। तो चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं, वनोन्मूलन एवं इसके कारण। पहला पॉइंट है वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन। वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। इसका सीधा सा मतलब है जंगलों को काटना या जलाकर साफ कर देना, ताकि उस जमीन का इस्तेमाल किसी और काम के लिए किया जा सके, जैसे खेती या घर बनाने के लिए। सही। अब इसमें आते हैं मानव निर्मित कारण। पहला है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, फिर घरों एवं कारखानों का निर्माण और फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। ये वो कारण है जो हम इंसानों की वजह से होते हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, हमें खेती करने और रहने के लिए ज्यादा जमीन चाहिए, तो जंगल काटे जाते हैं। हाँ, और साथ ही घर का सामान मतलब फर्नीचर बनाने और जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब इसमें कुछ प्राकृतिक कारण भी दिए हैं, दावानल, फॉरेस्ट फायर और भीषण सूखा, सीवियर ड्रॉट। जी, ये वे कारण हैं जो प्रकृति में अपने आप होते हैं। दावानल यानी जंगल में लगने वाली आग, जिससे बड़े पैमाने पर जंगल नष्ट हो जाते हैं। और सूखा? और भीषण सूखा पड़ने पर पेड़ पौधे पानी की कमी से मर जाते हैं, जिससे जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो ये तो हुए कारण। अब देखते हैं इनके परिणाम क्या होते हैं। अगला पॉइंट है वनोन्मूलन के परिणाम। जी। इसमें लिखा है वृक्ष कम, CO2 की मात्रा बढ़ी, विश्व उष्णयन। ग्लोबल वार्मिंग ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। जब हम पेड़ काटते हैं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि पेड़ ही तो उसे सोखते हैं। बिल्कुल। और ज्यादा CO2 होने से हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब बढ़ा, जल चक्र का संतुलन बिगड़ा, सूखा। यही बात है, जब पृथ्वी गर्म होती है तो पानी के भाप बनने और बारिश होने का जो पूरा चक्कर है, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं, वो गड़बड़ा जाता है। इससे बारिश कम होती है और सूखे की स्थिति बन जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। अगला परिणाम है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, ह्यूमस में कमी, उर्वरता घटी। देखिए, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। जब पेड़ कट जाते हैं तो मिट्टी ढीली हो जाती है और पानी या हवा से बह जाती है। इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। सही। और इससे मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है, जिसमें ह्यूमस होता है, वो खत्म हो जाती है और जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। और इसका एक और नतीजा है, मृदा की जल धारण क्षमता घटती है, बाढ़ आती है। हाँ, जब मिट्टी की उपजाऊ परत बह जाती है तो जमीन की पानी सोखने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो फिर जब तेज बारिश होती है तो पानी जमीन के अंदर जाने के बजाय सतह पर बहने लगता है और इससे बाढ़ आ जाती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण परिभाषा भी दी गई है, मरुस्थलीकरण। जी। धीरे धीरे उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित हो जाना। मतलब जब उपजाऊ जमीन इन्हीं सब कारणों से अपनी उर्वरता खो देती है और रेतीली और बंजर हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। सीधी भाषा में अच्छी भली जमीन का रेगिस्तान में बदल जाना। ये तो बहुत गंभीर बात है। तो अब आते हैं समाधान पर। अगला टॉपिक है वनों एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। जी। इसमें लिखा है वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण हेतु सरकार ने सुरक्षित क्षेत्र बनाए हैं। वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान,
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसका मतलब है कि पेड़ पौधे यानी वनस्पति जात और जीव जंतुओं यानी प्राणी जात को बचाने के लिए सरकार ने कुछ खास इलाके तय किए हैं, जहां उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल। और ये 3 तरह के होते हैं: अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो एक एक करके समझते हैं। पहला है वन्य जीव अभयारण्य। वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां जंगली जानवरों और उनके रहने की जगह मतलब उनके आवास को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाती है। यहाँ जानवरों को किसी भी तरह से परेशान करना मना होता है। इसके बाद है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ये अभयारण्य से थोड़ा बड़ा और ज्यादा सुरक्षित क्षेत्र होता है। यहाँ जानवर आजादी से घूम सकते हैं और जंगल की चीजों का मतलब प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। यह एक बहुत बड़ा इलाका होता है जिसमें न सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों को बल्कि वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों और उनकी जीवन शैली को भी संरक्षण दिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक सावधानी भी लिखी है यहाँ: वृक्षारोपण, कृषि, चरागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, पोचिंग निषिद्ध है। इसका मतलब है कि इन सुरक्षित क्षेत्रों में खेती करना, जानवरों को चराना, पेड़ काटना या शिकार करना, ये सब काम पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। और ऐसा करना कानूनन अपराध है। सही। चलिए अब अगले विषय पर आते हैं, जैव मंडल आरक्षण। इसमें पहला शब्द है जैव विविधता। जी। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। जैव विविधता का मतलब है किसी एक जगह पर कितने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जानवर और छोटे छोटे जीव जैसे बैक्टीरिया रहते हैं। जितनी ज्यादा किस्में होंगी उतनी ही ज्यादा जैव विविधता होगी। यहाँ चित्र में पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का एक डायग्राम है। हाँ, इस डायग्राम में दिखाया गया है कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एक बहुत बड़ा गोला है और इसके अंदर 2 छोटे गोले हैं। अच्छा। एक है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है बोरी अभयारण्य और पंचमढ़ी अभयारण्य। तो इसका मतलब ये बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक नेशनल पार्क और 2 अभयारण्य भी शामिल हैं। बिल्कुल सही, यही इसका मतलब है। अब अगला टॉपिक है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। इसमें पहला है वनस्पति जात, फ्लोरा, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन। फ्लोरा का मतलब है किसी खास इलाके में उगने वाले सभी तरह के पेड़ पौधे। जैसे पंचमढ़ी क्षेत्र में साल और सागौन के पेड़ बहुत मिलते हैं तो वे वहां के फ्लोरा का हिस्सा हैं। और दूसरा है प्राणी जात, फौना, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु। जी। चिंकारा, नीलगाय, बाकिंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया। और फौना का मतलब है किसी खास इलाके में रहने वाले सभी तरह के जानवर। यहाँ दिए गए सभी जानवर जैसे तेंदुआ और चीतल उस क्षेत्र के फौना कहलाएंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज। ये बहुत दिलचस्प है। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। एंडेमिक स्पीशीज वे पौधे या जानवर होते हैं जो दुनिया में सिर्फ किसी एक ही खास जगह पर मिलते हैं और कहीं नहीं। वे उस जगह के लिए मतलब अनोखे होते हैं। इसमें वनस्पति जात फ्लोरा के उदाहरण हैं साल, जंगली आम, और प्राणी जात फौना के उदाहरण हैं बाइसन, भारतीय विशाल गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी। हाँ, जैसे विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की एंडेमिक स्पीसीज हैं। मतलब वे प्राकृतिक रूप से सिर्फ वहीं पाई जाती हैं। यहाँ एक चेतावनी भी है, इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती जनसंख्या और नई स्पीशीज के प्रवेश से इनके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। यह एक बहुत जरूरी चेतावनी है। अगर इन जानवरों के रहने की जगह खत्म हो जाए या उस इलाके में कोई बाहरी प्रजाति आ जाए तो इन अनोखी एंडेमिक स्पीसीज का वजूद खत्म हो सकता है। वो हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती हैं। जीवों की समष्टि का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं। स्पीशीज या जाति का मतलब जीवों का ऐसा समूह है
जो आपस में प्रजनन करके अपने जैसे ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। नोट्स में आगे लिखा है, अर्थात एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ ही जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। हाँ, जैसे सभी कुत्ते एक स्पीशीज हैं और वे आपस में प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन एक कुत्ता और एक बिल्ली नहीं कर सकते। चित्र में भी एक भेड़िया और एक हिरण को दिखाया गया है और उनके बीच एक क्रॉस का निशान है। हाँ, जो यही बताता है कि वे अलग अलग स्पीशीज हैं और आपस में प्रजनन नहीं कर सकते। अब आते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य पर। यहाँ कुछ नियम बताए गए हैं। जी, वह स्थान जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना, शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। यहाँ साफ बताया गया है कि अभयारण्य में किसी भी जानवर का शिकार करना या उसे पकड़ना गैरकानूनी है और ऐसा करने पर सजा हो सकती है। कुछ जानवरों के नाम भी दिए हैं जिन्हें सुरक्षा दी जाती है, जैसे काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, अजगर, गेंडा इत्यादि। जी, ये कुछ उन जानवरों के नाम हैं जिन्हें अभयारण्यों में सुरक्षा दी जाती है। यहाँ चिड़ियाघर और अभयारण्य में एक फर्क बताया गया है। चिड़ियाघर कृत्रिम आवास और अभयारण्य प्राकृतिक आवास। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। चिड़ियाघर में जानवरों को पिंजरों में रखा जाता है, यानी इंसानों द्वारा बनाए गए माहौल में, जबकि अभयारण्य में जानवर अपने असली घर यानी जंगल में ही रहते हैं। समझ गई। अब अगला टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। उदाहरण है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में लिखा है कि यह भारत का प्रथम आरक्षित वन है और यहाँ सर्वोत्तम किस्म की टीक मिलती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट है। इसका मतलब है ये देश के सबसे पुराने संरक्षित जंगलों में से एक है और यहाँ की सागौन की लकड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, चट्टान शरण, प्रागैतिहासिक मानव जीवन के प्रमाण। जी, यहाँ 55 चट्टान आवास मिले हैं। चित्रकला, लड़ते हुए शिकार, नृत्य, वाद्य यंत्र। इस नेशनल पार्क में चट्टानों के अंदर बनी गुफाएं भी हैं जो हजारों साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में आदि मानवों द्वारा बनाए गए चित्र मतलब रॉक पेंटिंग्स मिले हैं। अच्छा, और उनमें क्या दिखाया गया है? उनमें लोगों को लड़ते, शिकार करते और नाचते गाते दिखाया गया है। इससे हमें उस समय के जीवन के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं संकटापन्न जंतु और पारितंत्र की। पहला है संकटापन्न जंतु, एंडेंजर्ड एनिमल्स। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं। उदाहरण में बाघ और बारहसिंघा का नाम है। संकटापन्न या इंडेंजर्ड उन जानवरों को कहते हैं जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है और अगर उन्हें बचाया नहीं गया तो वे धरती से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, जैसे कि बाघ। और एक शब्द है विलुप्त, एक्सटिंक्ट, जो अब पृथ्वी पर नहीं है। उदाहरण है डायनासोर। हाँ, विलुप्त या एक्सटिंक्ट वे जीव हैं जो अब दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है, जैसे डायनासोर। ठीक है, अब है पारितंत्र, इकोसिस्टम। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव प्लस अजैव घटक, जलवायु, भूमि, नदी मिलकर पारितंत्र बनाते हैं। पारितंत्र का मतलब है किसी जगह की सभी जीवित चीजें जैसे पौधे और जानवर और निर्जीव चीजें जैसे पानी, हवा, मिट्टी, इन सब का एक साथ मिलकर काम करना। ये सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे छोटे जीव भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि जंगल में सिर्फ बड़े जानवर ही नहीं बल्कि छोटे छोटे जीव भी बहुत जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि वे भोजन श्रृंखला का एक अहम हिस्सा है। अगर वे खत्म हो जाएं तो पूरे जंगल का संतुलन बिगड़ सकता है। अब आते हैं रेड डेटा पुस्तक एवं प्रवास पर। पहले रेड डेटा पुस्तक, रेड डेटा बुक, वो पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। यह एक रिकॉर्ड बुक की तरह है जिसमें उन सभी जानवरों और पौधों की लिस्ट होती है जिन पर विलुप्त होने का खतरा है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डेटा पुस्तकें होती हैं। हाँ, इससे हमें पता चलता है कि किन प्रजातियों को बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अब है प्रवास, माइग्रेशन। जलवायु परिवर्तन के कारण पक्षियों का सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आना। जी। आगे लिखा है अत्यधिक शीत और अंडे देने के लिए।
जैसे जब कहीं बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो पक्षी उड़कर किसी गर्म जगह पर आ जाते हैं और फिर मौसम बदलने पर वापस चले जाते हैं। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी विषय, कागज का पुनः चक्रण, रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर। हाँ, 1 टन कागज इज इक्वल टू 17 पूर्ण विकसित वृक्ष। ट्रीज। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये बहुत जरूरी जानकारी है। 1 टन यानी 1000 किलो कागज बनाने के लिए 17 बड़े पेड़ों को काटना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कागज को 5 से 7 बार पुनः चक्रित यानी रिसाइकल किया जा सकता है। बिल्कुल, हम इस्तेमाल किए हुए कागज को 5 से 7 बार तक रिसाइकल करके नया कागज बना सकते हैं। इसके फायदे भी बताए गए हैं। वृक्षों की बचत, जल एवं ऊर्जा की बचत, हानिकारक रसायनों के उपयोग में कमी। कागज रिसाइकल करने से न सिर्फ पेड़ बचते हैं, बल्कि इसे बनाने में लगने वाला पानी और बिजली भी बचती है। और साथ ही नए कागज को बनाने में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक केमिकल्स का उपयोग भी कम होता है। तो आखिर में लिखा है, कागज बचाएं, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें। जी, ये हम सबको करना चाहिए। हमारा अगला विषय है पुनर्वनरोपण, रिफॉरेस्टेशन। जी, काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के लिए नए वृक्षों का रोपण करना, और यह भी कि रोपण वाले वृक्ष उसी स्पीशीज के होने चाहिए। पुनर्वनरोपण का मतलब है जहां से पेड़ काटे गए हैं वहां दोबारा नए पेड़ लगाना। और जरूरी बात यह है कि हमें उसी प्रजाति के पेड़ लगाने चाहिए जो वहां पहले से थे। कम से कम उतने वृक्ष लगाएं जितने काटे गए हैं। हाँ, कम से कम उतने तो जरूर लगाने चाहिए। इसमें एक और पॉइंट है, प्राकृतिक पुनर्वनरोपण, नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। यदि वनोन्मूलन क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम कटी हुई जंगल की जमीन को ऐसे ही छोड़ दें और उसे परेशान ना करें, तो प्रकृति खुद ही वहां धीरे धीरे दोबारा पेड़ पौधे उगा देती है। अब अंत में, भारत वनों संरक्षण अधिनियम, प्राकृतिक वनों का परिरक्षण, ये एक कानून है जो हमारे देश के प्राकृतिक जंगलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बनाया गया है। अब एक सेक्शन है, क्या आप जानते हैं? इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जी, देखते हैं। पहला, विश्व के जंगली बाघों की आधे से अधिक संख्या भारत में है। ये तो गर्व की बात है कि दुनिया के 50% से ज्यादा जंगली बाघ हमारे देश भारत में रहते हैं। दूसरा, 65% एशियन हाथी, 85% एक सींग वाले गैंडे और 100% एशियाई शेर भारत में है। हाँ, इसी तरह हाथी, गैंडे और खासकर एशियाई शेर की एक बहुत बड़ी आबादी भारत में ही पाई जाती है। पूरी दुनिया में एशियाई शेर सिर्फ भारत में ही मिलते हैं। विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का 6ठा स्थान है। इसका मतलब है कि भारत दुनिया के उन टॉप देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। लेकिन एक चिंता की बात भी है, भारत में 172 स्पीशीज जंतु विश्व की संकटापन्न सूची रेड लिस्ट में है। हाँ, ये एक चिंता की बात है कि हमारे देश के 172 प्रकार के जानवरों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। और आखिरी तथ्य, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जैव विविधता के घनी क्षेत्र हैं। भारत में ये 2 इलाके ऐसे हैं जहां बहुत ही घनी और अनोखी जैव विविधता पाई जाती है। इन्हें बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहते हैं। अब हम लगभग अंत में आ गए हैं। यहाँ महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई है। ये एक तरह का क्विक रिवीजन है। हाँ, जैव विविधता, जीवों की विभिन्न किस्में, विशेष क्षेत्रीय, केवल एक विशेष क्षेत्र में मिलने वाले, सजीव और अजैव घटक, विलुप्त होने की कगार पर, और प्रवास, पक्षियों का मौसमी आवागमन। जी, ये सब हमने अभी विस्तार से समझा है। और अब आखिरी स्लाइड है पाठ का सारांश। ये एक माइंड मैप जैसा लग रहा है। हाँ, ये पूरे अध्याय को एक नजर में समझाता है। देखिए, बीच में है संरक्षण, ठीक है। इससे जुड़ी है समस्या जो है वनोन्मूलन, जिसके कारण है आग, सूखा और मानव। फिर है जीव, जिसमें आते हैं वनस्पति जात, प्राणी जात और विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। और संरक्षण के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जैसे अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल। सही। और इन पर निगरानी रखने के लिए है रेड डेटा बुक। और अंत में है समाधान, जो है कागज पुनर्चक्रण और पुनर्वनरोपण। और सबसे नीचे एक नारा है, वृक्ष बचाओ, जीवन बचाओ। ये चित्र पूरे अध्याय का निचोड़ है। तो ये था अध्याय 7 का लाइन बाय लाइन विश्लेषण। हमने हर परिभाषा, हर तथ्य और हर प्रक्रिया को क्रम से पढ़ा और समझा। उम्मीद है कि इस तरीके से सभी विषय अच्छी तरह से स्पष्ट हो गए होंगे। बिल्कुल।
हमने समाधानों की बात की, जैसे कागज बचाना और पेड़ लगाना। अब जाते जाते एक विचार सबके लिए है। सोचने वाली बात यह है कि एक छात्र के तौर पर हम इन समाधानों को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रखकर अपने रोज के जीवन और अपने आस पड़ोस में असल में कैसे लागू कर सकते हैं। छोटे छोटे कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।